हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक जनरल नॉलेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपको घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स एंड लीवर यानी कि उत्तोलक। इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कहता है कि घर्षण बल यानी जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न रहते हुए गति का प्रयास करती है अथवा गति करती है तो वस्तु एवं उस सतह के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है, और यह बल वस्तु की गति करने की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये लड़का एक जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, इसको मान के चलिए पूरब की ओर फोर्स कर रहा है, तो घर्षण बल जो लग रहा है इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, और यह जो वस्तु की गति का क्या कर रहा है, घर्षण बल विरोध कर रहा है। वस्तु को इधर ढकेल रहे हैं लेकिन घर्षण बल आपको इधर लग रहा है, ये क्या कर रहा है, इसकी वस्तु की गति का विरोध कर रहा है। तो वस्तु के विरोध करने से जो विपरीत दिशा में जो उत्पन्न बल होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपको घर्षण बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपको स्थैतिक घर्षण बल जिसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और दूसरा होता है गतिक घर्षण बल जिसको डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। गतिक घर्षण बल को हम दो भाग में बांटते हैं, पहला होता है लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन, और दूसरा होता है सर्पी घर्षण जिसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शनल कहते हैं। देखिए, स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, अगर हम कोई वस्तु को धकेल के कहीं ले जाते हैं और वो अपनी स्थिति जो है नीचे की ओर बनाए हुए रखती है तो उसे ही हम लोग स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल यानी रोलिंग फोर्स कहते हैं, यदि किसी वस्तु को हम ऊंचाई से नीचे की ओर घड़काते हैं तो उसे लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। सर्पी घर्षण बल भी हम जो चीज़ को नीचे की ओर लुढ़काते हैं फोर्स लगाकर ऊपर से, उसे ही हम लोग सर्पी घर्षण बल कहते हैं। तो आइए अब इन चीज़ों का हम विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन करते हैं। पहला देखिए, आपको स्थैतिक घर्षण बल यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं। किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में रखी हुई है, जैसे किताब या कुछ भी चीज़, और उस पर हम जो बल लगाकर जो घर्षण बल उत्पन्न करते हैं, खिसकाते हैं अपनी जगह पर से, वैसे ही घर्षण बल को हम लोग स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वह बल होता है जो दो वस्तुओं के बीच तब कार्य करता है जब वो एक दूसरे से संपर्क में हो और विराम अवस्था में हो। यानी एक वस्तु विराम अवस्था में हो और उसे हम हाथ से धकेले या कुछ नीचे की ओर करें तो उसमें जो बल लगता है उसे ही हम लोग स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं की गति में आने से रोकता है। यह बल क्या करता है, वस्तुओं को, स्थैतिक घर्षण बल वस्तुओं के गति में आने से रोकता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब आप किताब को धकेलने का प्रयास करते हैं तब तक किताब स्थिर रहती है जब तक आप इतना बल नहीं लगाते कि घर्षण बल जीत जाए। देखिए, स्थैतिक घर्षण बल के उदाहरण, गाड़ी स्टार्ट करना। जब आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन पहियों को घुमाने के लिए बल लगाता है। प्रारंभिक क्षण में गाड़ी स्थिर होती है, इस स्थिति में पहियों और सड़क के बीच स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है। यह बल पहियों को आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। देखिए, इधर से पुश और विलियन इस पर बल लगता है और इधर से स्थैतिक घर्षण बल लगता है, इसको रोकता है। तो हम इस पर ज़्यादा बल लगाते हैं तब यह क्या होता है, आपको पुश होता है। दूसरा होता है आपको सीमांत घर्षण बल यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सीमांत घर्षण बल उसको कहते हैं जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान लगातार बढ़ाया जाता है तो वह वस्तु एक अधिकतम बल के पश्चात गतिमान हो जाती है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को ही हम लोग सीमांत घर्षण कहते हैं। देखिए, ये फ्रिक्शन है, लग रहा है ये अप्लाइड फोर्स है, लेकिन यहाँ पर हम बल लगाकर बढ़ा रहे हैं और एक अधिकतम बल के पश्चात वस्तु क्या हो जाती है, आपको गतिमान हो जाती है। यह जो बल लग रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं आपको। अब देखिए आप लोग, गतिक घर्षण बल क्या होता है, डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है गतिक घर्षण बल। पहला होता है लोटनिक घर्षण बल यानी रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। किसी तल पर लुढ़क कर चलने वाली वस्तु की विरोध करने वाला बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। देखिए,
लुढ़क कर चल रही है वस्तु, इसको हम धकेल रहे हैं, इधर से बल लगा रहे हैं, इधर से वस्तु इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है, तो यह जो बल लग रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। वाहनों के पहिए तथा भूमि के मध्य लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल होता है। आपको पूछेगा एग्जाम में, वाहन के पहिए तथा भूमि के मध्य जो बल लगता है उसे हम लोग लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम घर्षण बल का मान किसका होता है, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। इसलिए गैस सिलेंडर को आपको उठाने की अपेक्षा लुढ़काना क्या होता है, आसान होता है। दूसरा देखिए आप, सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल क्या होता है, समतल पर फिसलकर स्लाइड चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। यानी इधर से देखिए आप बल लगाकर इसको खींच रहे हैं इधर से, और ये इसको क्या कर रहा है, इधर से विरोध कर रहा है। ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यानी समतल पर फिसल कर चलने वाली वस्तु का जो विरोध करता है, उसे ही हम लोग सर्पी घर्षण बल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी तथा जमीन के मध्य घर्षण बल आपको सर्पी घर्षण बल होता है। यानी मान लीजिए बिना पहिए की किसी गाड़ी को अगर हम खींचेंगे, ज़मीन पर खींचेंगे, तो ज़मीन और उस गाड़ी के बीच जो बल लग रहा है उसे हम लोग सर्पी घर्षण बल, इसको हम क्या कहेंगे, आपको सर्पी घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए घर्षण के उपयोग, घर्षण के कहीं कहीं उपयोग भी हैं और कहीं हानि भी हैं। घर्षण के क्या लाभ हैं देखिए, सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के पहिए क्या होते हैं, फिसलने लगते हैं। घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं कर सकती। घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज़ पर लिखना संभव है। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम ब्लैक बोर्ड या कागज़ पर नहीं लिख पाएंगे। ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण के कारण ही संभव है। अब देखिए घर्षण से हानि क्या होता है। घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है, जिससे मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है। मशीनों में घर्षण के कारण ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों की खराब होने की भी संभावना रहती है। अब आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उत्तोलक यानी कि लीवर। उत्तोलक एक सरल यंत्र है जो बल को बढ़ाने या दिशा बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तोलक वह साधारण मशीन कहलाती है जो बिना चुंबकीय और विद्युतीय शक्ति से चले साधारण मशीन में शारीरिक शक्ति लगाना होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है आलंब, दूसरा होता है आयास और तीसरा होता है आपको भार। आलंब को हम लोग फलक्रम कहते हैं, आयास को इफोर्ट कहते हैं और भार को लोड कहते हैं। देखिए इसका ट्रिक है आपको याद करने का, आप याद रखिए एफ, एल और ई, यानी फलक्रम, लोड और इफोर्ट। इफोर्ट प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम यानी आलंब बीच में होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड यानी भार बीच में होते हैं, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में इफोर्ट यानी प्रयास, आयास जो होते हैं वह बीच में होते हैं। ये याद करने का ट्रिक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम, दूसरे में लोड और तीसरे उत्तोलक में ई बीच में होते हैं। ये आपको ये याद रखिएगा, तो आप इसे कभी नहीं भूलिएगा। देखिए आलंब क्या होता है यानी फलक्रम, वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन कर सकती है, उसे ही हम लोग आलंब कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में फलक्रम होता है, इसका बड़ा अक्षर, इसे एफ से डिनोट करते हैं। इसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ क्या होती है, स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। आयास देखिए इफोर्ट क्या होता है, उत्तोलक के लिए उपयुक्त बल आयास कहलाता है, इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ जो बल लगता है, ये जो हम बल लगा रहे हैं हाथ से, इसे ही हम लोग आयास यानी इफोर्ट यानी प्रयास कहते हैं। और भार, उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाया जाता है वह भार कहलाता है और इसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको भार है जो ऊपर की ओर लग रहा है। देखिए अब उत्तोलक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लीवर। उत्तोलक में आयास, भार एवं आलंब की स्थितियों के अनुसार उत्तोलकों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, पहला क्या होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एफ बीच में रहता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एल बीच में रहता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में ई बीच में रहता है, यानी फलक्रम, लोड और इफोर्ट ये बीच में रहते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम, द्वितीय श्रेणी में लोड और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में इफोर्ट बीच में रहते हैं। अब देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब को आयास और भार के बीच रखा जाता है, उदाहरणतः कैंची और प्लास। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के क्या कौन उदाहरण है, कैंची और प्लास, क्योंकि देखिए इसमें क्या रखा जाता है, आलंब को यानी फलक्रम को आपको बीच में रखा जाता है। जिसमें आलंब यानी एफ को बीच में रखा जाए उसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं कैंची, प्लास इत्यादि, ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब आइए हम लोग प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत देखते हैं। तराजू जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, कैंची प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, प्लास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है,
कील उखाड़ने का हथौड़ा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। बोझ उठाने की मुड़ी हुई छड़ प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। बच्चा के झूलने का तख्त ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें फलक्रम जो होते हैं यानी एफ ये बीच में होते हैं, ये आपको बीच में होते हैं फलक्रम यानी आलम। देखिए नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक हैं उसमें भार जो होता है आलम्ब और आयास के बीच में होता है। हम बोले थे आपको द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में एल बीच में होता है, यानी क्या होता है लोड आपको लोड जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण है नींबू निचोड़ने की मशीन, सुपारी काटने का सरौता, कूड़ा ढोने की मशीन। ये सब में देखिए लोड जो है ये बीच में स्थित है, यहाँ भी देखिए लोड बीच में स्थित है, यहाँ भी देखिए लोड भार बीच में स्थित है, तो इसलिए ये क्या है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास जो होता है भार तथा आलम्ब के बीच में होता है, यानी एफर्ट जो होता है ई वह बीच में होता है। इसके उदाहरण देखिए चिमटा, किसान का हल, उसके बाद देखिए मनुष्य के हाथ की कोहनी। ये सब में क्या है आयास जो है एफर्ट जो है यह बीच में है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो आप समझ गए होंगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एफ बीच में रहता है यानी फलक्रम, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड बीच में रहता है यानी भार, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में ई बीच में रहता है जिन्हें हम लोग एफर्ट यानी प्रयास कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम इसके अंतर्गत कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है घर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो घर्षण बल जो है आपको यह संपर्क बल का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सही है। तो देखिए कहता है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। दूसरा है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो देखिए इसका जो सही उदाहरण होगा ये 1 और 2 दोनों सही है। क्या जो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है और लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से भी कम होता है। आपको ये SSC JEE 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको किस प्रकार के घर्षण को स्व समायोजन बल यानी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी माना जाता है। तो ये माना जाता है आपको स्थैतिक घर्षण को। स्थैतिक घर्षण को जो है आपको स्व समायोजन बल यानी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो ये जो आपको सही है ये है आपको ऑप्शन नंबर बी स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सर्पी घर्षण का मान बड़ा होता है और उसके बाद सबसे कम घर्षण लोटनिक घर्षण होता है, उसके बाद सर्पी घर्षण, उसके बाद स्थैतिक घर्षण। नेक्स्ट है जो एक मेज पर रखी किताब को धकेलने के लिए आपको शुरुआत में जितना बल लगाना पड़ता है उसे आप लोग क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है स्थिर घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा लोटनिक घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। तो लोटनिक घर्षण बल का उदाहरण नहीं है एक किताब मेज पर खिसकाना, ये जो है लोटनिक घर्षण का नहीं है, ये स्थिर घर्षण बल का उदाहरण है। जबकि पहिया घूमना, एक सिक्का पर मेज घूमना, एक गेंद जमीन पर लुढ़कना, ये सब लोटनिक घर्षण बल का उदाहरण है। देखिए अगला क्वेश्चन है ये आपको RRB ALP 2019 में पूछा गया है। इसमें है जो कहता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब किसके किसके मध्य स्थित होता है। तो हम आपको बताए थे ये होता है आयास और भार के बीच। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब जो होता है वो आयास और भार के बीच स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार किसके बीच स्थित होता है। ये NTPC 2021 में पूछा गया है। इसका भी सही उत्तर होगा आपको A नंबर। जो आयास और आलम्ब के बीच भार किसके बीच होता है आयास और आलम्ब के बीच। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में F बीच में स्थित होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में L बीच में होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में E बीच में होता है। F माने फलक्रम, लोड और इफोर्ट ये बीच में होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम, द्वितीय में लोड और तृतीय में एफोर्ट बीच में होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। तो कैंची जो है ये आपको प्रथम श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। तो सुपारी काटने का जो सरौता है यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको चिमटा किस श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। तो चिमटा जो है आपको तृतीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण है चिमटा। और उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में डैश आलम्ब और आयास के मध्य स्थित होता है। तो भार। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड बीच में होता है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार जो होता है आपको आलम्ब और आयास के बीच में स्थित होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।